बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के बारे में। सबसे पहले सेल किसे कहते हैं? सेल दो तरह की प्रॉपर्टीज़ की होती है, या सेल होती है मूवेबल प्रॉपर्टी की या इमूवेबल प्रॉपर्टी की। अगर सेल मूवेबल प्रॉपर्टी की है तो उसको सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 डील करता है, और अगर सेल इमूवेबल प्रॉपर्टी की है तो उसे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 डील करता है। सेल किसे कहते हैं? सेल कहते हैं वॉलंटरी ट्रांसफ़र ऑफ मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी इन एक्सचेंज ऑफ प्राइस पेड, प्रॉमिस्ड और पार्ट पेड एंड पार्ट प्रॉमिस्ड। सेल में वॉलंटरी एक शख्स खुद की रजामंदी से प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करता है, प्रॉपर्टी मूवेबल हो या इमूवेबल हो उसको ट्रांसफ़र करता है। किसके बदले? पैसों के बदले, या प्रॉमिस किया जा, या पैसे उसी वक्त दे दिए जाते हैं, या प्रॉमिस किया जाता है कि मैं बाद में दूंगा, या हाफ पैसे उस वक्त दे दिए जाते हैं और बाकी पैसे बाद में देने का प्रॉमिस किया जाता है। अब ये जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी होती है, या तो ये पार्टीज़ की रजामंदी से होती है या बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ होती है। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी अगर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ होगी उसकी भी दो टाइप्स हैं। एक टेस्टेट होती है और एक इनटेस्टेट। टेस्टेट कहते हैं वसीयत को, टेस्टेशन कहते हैं वसीयत को, और जो टेस्टेट ट्रांसफ़र होती है उसमें वसीयत के थ्रू मरने के बाद किसी शख्स की प्रॉपर्टी उसकी वसीयत के तहत ट्रांसफ़र होती है। जबकि इनटेस्टेट कहते हैं कि जो प्रॉपर्टी है उसकी ट्रांसमिशन होती है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। दो कॉन्सेप्ट्स हैं, एक ट्रांसफ़र और एक ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन में पार्टीज़ का अमल दखल नहीं होता, वो नेचुरली एक चीज़ हो जाती है, या बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ एक चीज़ हो जाती है, उसको कहते हैं ट्रांसमिशन। जबकि ट्रांसफ़र में पार्टीज़ का अमल दखल होता है। अब वो जो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ ट्रांसफ़र होती है उसमें या तो परमानेंट ट्रांसफ़र होती है जैसे कि सेल है, या टेम्पोरेरी होती है जैसा कि लीज़ है या बेलमेंट है। अब ये जो सेल है, सेल या मूवेबल प्रॉपर्टी की होगी या इमूवेबल प्रॉपर्टी की होगी। प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? प्रॉपर्टी जो है ये पाकिस्तान का जो आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, उसका आर्टिकल 260 है, वो प्रॉपर्टी की डेफिनेशन के बारे में बताता है। उसमें लिखा हुआ है प्रॉपर्टी कहते हैं एनी इंटरेस्ट, टाइटल और राइट अपॉन अ थिंग। किसी भी चीज़ के ऊपर किसी भी शख्स का कोई इंटरेस्ट, टाइटल या राइट हो तो वो उसकी प्रॉपर्टी कहलाती है। प्रॉपर्टी की इनिशियली दो टाइप्स हैं, एक फंजिबल और एक नॉन फंजिबल। फंजिबल कहते हैं उस प्रॉपर्टी को कि जिसको आप काउंट कर सकें, मेजर कर सकें, वेट कर सकें। और नॉन फंजिबल कहते हैं उस प्रॉपर्टी को जिसको आप काउंट ना कर सकें, वेट ना कर सकें, मेजर ना कर सकें। जैसा कि आप कोई आर्ट है, एजुकेशन है, तालीम है आपकी, उसको आप काउंट मेजर नहीं कर सकते तो वो नॉन फंजिबल प्रॉपर्टी में आती है। आपका हक तो है उसके ऊपर। इसी तरीके से जो फंजिबल है वो फर्दर क्लासिफाई होती है टेंजिबल और इनटेंजिबल या नॉन टेंजिबल में। टेंजिबल कहते हैं उस प्रॉपर्टी को जिसको आप छू सकें, और इनटेंजिबल कहते हैं उस प्रॉपर्टी को जिसे आप छू ना सकें। जैसा कि आपके दिमाग में कोई आइडिया है, आपकी वो प्रॉपर्टी है लेकिन आप उसे छू नहीं सकते, तो वो इनटेंजिबल प्रॉपर्टी कहलाती है। इसके बाद जो टेंजिबल है वो फर्दर क्लासिफाई होती है मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी में। मूवेबल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है कि जो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो सके और जो ज़मीन के साथ अटैच ना हो। जबकि इमूवेबल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है कि जो ज़मीन के साथ अटैच हो, जो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल ना हो सकती हो, और ज़मीन के साथ अटैच हो या ज़मीन के साथ अटैच चीज़ के साथ अटैच हो। तो मूवेबल प्रॉपर्टी वो है जो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो और जो ज़मीन के साथ अटैच ना हो। जबकि इमूवेबल प्रॉपर्टी वो है जो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल ना हो सकती हो और जो ज़मीन के साथ अटैच हो। और ऐसी चीज़ जो ज़मीन के साथ अटैच होने वाली चीज़ के साथ अटैच हो, अगर उसको डिटैच कर दिया जाए तो उसकी वक़्त ख़त्म हो जाए, यानी उसकी जो भी कदर व कीमत है वो अटैचमेंट के साथ मुंसलिक है।
ज़मीन के साथ अटैच होने से मुंसलिक है या ज़मीन के साथ अटैच हुई चीज़ के साथ अटैच होने से मुंसलिक है। तो ये जो हमारा आज का टॉपिक है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, जैसा कि जो लफ्ज़ है गुड्स से आपको पता चल रहा है कि ये मूवेबल प्रॉपर्टी है। तो ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 डील करता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स को, मूवेबल प्रॉपर्टी की परमानेंट ट्रांसफ़र जो कि सेल के थ्रू होती है उसके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ उसको डील करता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स को डील करता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। अब जो सेल है उसमें दो पार्टीज होती हैं, एक सेलर होता है और एक बायर। सेलर सेल्स और एग्रीज टू सेल गुड्स। सेलर या सेल करता है या एग्री करता है कि मैं सेल करूंगा, बेचूंगा गुड्स को, जबकि बायर बाइज और एग्रीज टू बाय गुड्स। बायर जो है वो ख़रीदता है या एग्री करता है कि मैं ख़रीदूंगा गुड्स को। अब ये जो दो पार्टीज़ हैं इनका आपस में मुआहिदा होता है। तो अब इसमें जो सेलर है वो टाइटल डॉक्यूमेंट जो है वो ट्रांसफ़र करता है बायर को। इसमें जो है एक तो जो गुड्स है वो ट्रांसफ़र होती हैं और एक जो है वो टाइटल ट्रांसफ़र होता है। टाइटल डॉक्यूमेंट जो है वो ट्रांसफ़र होता है सेलर से बायर को। टाइटल डॉक्यूमेंट किसे कहते हैं? इट इज़ अ डॉक्यूमेंट which is used in normal course of business as proof of possession and ownership to control and transfer goods। ये एक प्रूफ इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में एक प्रूफ के तौर पर यूज़ होता है कि जिसके थ्रू आपकी इंटाइटलमेंट बनती है आप जो प्रॉपर्टी के ऊपर, कि आप वो जो प्रॉपर्टी है उसको आप पोजेस कर सकें, उसको ओन कर सकें, कंट्रोल कर सकें और उसको आप आगे परमानेंटली या टेम्पोरेरली ट्रांसफ़र कर सकें। अब इसमें जो दो कॉन्सेप्ट्स, जैसा कि इसमें टाइटल डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में हमने ये देखे हैं, एक पोजेशन है और एक ऑनरशिप है। पोजेशन कब्ज़े को कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है कंटिन्यूइंग एक्सरसाइज ऑफ अ क्लेम टू द एक्सक्लूसिव यूज़ ऑफ इट। कंटिन्यूसली कोई शख्स किसी चीज़ के का कब्ज़ा रखता है, पोजेशन रखता है, तो उसको कहते हैं पोजेशन। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो एक्चुअल पोजेशन होती है जो मटेरियल फॉर्म होता है उसको कहते हैं कॉर्पस, और एक जो रीज़न होता है क्रिएशन ऑफ राइट, टाइटल इन द ऑनर, उसको कहते हैं एनिमस। तो अब ये दोनों जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये दोनों कॉन्सेप्ट्स आपके सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अंदर यूज़ हुए हैं सेपरेटली। एक ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स जो कि कॉर्पस में फॉल करता है और एक ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल जो कि आपका एनिमस में फॉल करता है। इससे पहले कि इसका मैं जिक्र करूं दोनों का, सबसे इन दोनों के साथ जो मुंसलिक वो चीज़ है वो राइट है। तो अब वो जो राइट है, राइट के 5 एसेंशियल्स होते हैं। सबसे पहले राइट किसे कहते हैं? राइट जो है वो आपका एक इंटरेस्ट होता है। हर राइट इंटरेस्ट होता है लेकिन हर इंटरेस्ट राइट नहीं होता। तो अब जो राइट है उसमें सबसे पहले जो है सब्जेक्ट ऑफ राइट होता है। जिस शख्स का राइट होता है उसको कहते हैं सब्जेक्ट। जिस चीज़ पर राइट होता है उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट ऑफ राइट जो है वो कॉर्पस है। जिस तरह के गुड्स हैं, सेल ऑफ गुड्स के अंदर जो गुड्स हैं वो ऑब्जेक्ट ऑफ राइट है। फिर तीसरी चीज़ होती है सब्जेक्ट ऑफ ड्यूटी, कि तीसरा शख्स वो जो सब्जेक्ट ऑफ राइट है, ऑब्जेक्ट ऑफ राइट है, उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा। उसकी ड्यूटी यह है कि वो इंटरफेयर ना करे। एक शख्स का राइट है, दूसरे शख्स की ड्यूटी है कि वो, एक शख्स का राइट है, दूसरे शख्स की ड्यूटी है कि वो इंटरफेयर ना करे उसके राइट में, दूसरे शख्स के राइट में। फिर टाइटल इन दी ऑनर, चौथा जो एसेंशियल है, टाइटल इन दी ऑनर, रीज़न ऑफ द क्रिएशन ऑफ राइट। और पांचवा है कंटेंट ऑफ राइट, कि किस हद तक उसका राइट है, राइट उसका किस हद तक है। जैसा कि एक शख्स है, उसका राइट ये तो है कि वो बेनिफिट्स उसके यूज़ कर सकता है, लेकिन हो सकता है उसका ये राइट ना हो कि वो उसको बेच सके। जैसा कि एक शख्स है, उसकी ऑनरशिप में तो एक मलकियत में तो एक चीज़ है, लेकिन एक प्रॉपर्टी है, लेकिन हो सकता है उसने किसी से कर्ज लिया हो। अब उसने जो किसी से कर्ज लिया है और उसने वो अपनी मलकियत वाली जो प्रॉपर्टी है किसी को गिरवी रखवा दी है। अगर वो गिरवी रखवा दी है तो अब जाहिर है वो गिरवी रखी हुई चीज़ जो कि उसकी मलकियत में, उसको वो बेच नहीं सकता। तो ये हमें कंटेंट ऑफ राइट के अंदर पता चलता है। तो इसको जानने के बाद अब हमने देखा कि इसमें जो दो चीज़ें जो पोजेशन के अंदर, एनिमस और कॉर्पस,
तो वो इसमें सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अंदर भी ये दोनों कॉन्सेप्ट्स यूज हुए हैं, एक ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स और दूसरा ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल। सबसे पहले ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स, तो अब इसमें 4-5 जो है वो पॉइंट्स इसमें ज़िक्र किए गए हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अंदर। सबसे पहले अगर डिलीवरेबल गुड्स है ऑलरेडी अक्वायर्ड बाय सेलर है, प्रोड्यूस हो चुकी हैं, मैन्युफैक्चर्ड हो चुकी हैं, सेलर के कब्ज़े में है और सेल एग्रीमेंट हो रहा है, तो अब डिलीवरी ऑफ गुड्स, एक ट्रांसफ़र होती है और एक डिलीवरी होती है। तो वो डिलीवरी ऑफ गुड्स जो है वो सेलर से बायर को उसी वक्त तसव्वुर होगी या उसी वक्त होगी कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन हो रहा होगा, माँ सिवाय ये कि पार्टीज़ खुद से एग्री करें पोस्टपोनमेंट को, पोस्टपोन कर दें उसकी डिलीवरी को। ट्रांसफ़र हो गया कि हो सकता है एक सेलर ने बायर को एक गुड्स दे दी कि आप चेक करें, 10 दिन का 15 दिन का टाइम ले लें, और 15 दिन के बाद जब वो अप्रूव कर देगा तो उससे फिर डिलीवरी 15 दिन के बाद तसव्वुर किया जाएगा। शुरू में वो ट्रांसफ़र होगी और बाद में उसको डिलीवरी तसव्वुर कर लिया जाएगा जब वो अप्रूव हो जाएगी। तो पहले चीज़ तो ये होगी, अगर वो डिलीवरेबल गुड्स है तो वो उसी वक्त डिलीवरी तसव्वुर होगी जब वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हुआ है, माँ सिवाय ये कि पार्टीज़ एग्री कर जाएं कि डिलीवरी इसकी पोस्टपोन कर दी जाए। दूसरा ये है कि अगर वो डिलीवरेबल गुड्स हैं लेकिन सेलर के ज़िम्मे ये काम लगाया गया है, अंडर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज़ एग्री कर गई हैं कि सेलर कोई इनका टेस्ट करेगा गुड्स का, या वेट करेगा, मेजर करेगा या काउंट करेगा, तो ये जो ज़िम्मे लगाया गया है सेलर के, जब वो अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करेगा गुड्स से मुतल्लिक, उसके बाद ही उसकी डिलीवरी अमल में लाई जाएगी। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा, अगर अनडिलीवरेबल गुड्स हैं, डिलीवरेबल गुड्स नहीं हैं, तो उनको डिलीवरेबल फॉर्म में लाने के लिए सेलर की कुछ ज़िम्मेदारी लगाई जाती है। तो जो डिलीवरी है गुड्स की वो उसी वक्त होगी जब वो डिलीवरेबल फॉर्म में गुड्स आ जाएंगे। उसके बाद एक पॉइंट ये है कि बाज़ औक़ात अप्रूवल, जो सेल बाय अप्रूवल या सेल और सेल एंड रिटर्न टर्म के ऊपर जो है वो सेल होती है कि जो ट्रांसफ़र है वो गुड्स की वो बाय सेलर की जानिब से बायर को हो जाती है, लेकिन जो डिलीवरी है उसमें डिले होता है, उसको बायर को टाइम दिया जाता है कि आप टाइम ले लें और उसके बाद देख लें, इसको एग्जामिन कर लें गुड्स को, बाद में अगर आप अप्रूव करते हैं इसको, आप 15 दिन का टाइम ले लें, 15 दिन के बाद या तो अप्रूव कर दें या इसको रिजेक्ट कर दें। तो या तो उसने अप्रूव कर दिया 15 दिन के अंदर तो वो अप्रूवल तसव्वुर होगी, वो डिलीवरी उसी वक्त कंसिडर हो जाएगी। अगर उसने अप्रूव नहीं किया तो फिर टाइम गुजर गया, 15 दिन का टाइम था, टाइम गुजरने के बाद भी वो अप्रूवल ही तसव्वुर हो जाएगी। इसके बाद एक और पॉइंट है कि वो जो गुड्स हैं उसकी अप्रूप्रिएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अप्रूप्रिएशन जो सेलर की जानिब से बायर को जो डिलीवरी हुई है तो वो उसने कलेक्ट कर लिया है जो गुड्स, तो अब वो जो गुड्स हैं वो अप्रूप्रिएशन से जो डिलीवरी है वो अप्रूप्रिएशन से पहले तसव्वुर होगी या अप्रूप्रिएशन के बाद तसव्वुर होगी, इसका दारो मदार टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है, जो कुछ भी एग्री कर लिया गया है सेलर और बायर की जानिब से। तो ये ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स से मुतल्लिक पॉइंट्स हैं जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अंदर मज़कूर हैं। तो ये जो पोजेशन के अंदर जो दो पॉइंट्स हैं, कार्पुस और एनिमस, तो ये कार्पुस से मुतल्लिक कार्पुस मतलब जो मटीरियल फॉर्म है प्रॉपर्टी का, जो कि गुड्स हैं, जो इस एक्ट के अंदर गुड्स हैं, तो वो ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स से मुतल्लिक पॉइंट्स मैंने ये भी आपके सामने जिक्र किए। उसके बाद जो इस दूसरा जो पॉइंट है एनिमस से मुतल्लिक, टाइटल इन दी ऑनर, ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल जो है वो कौन जो है वो ट्रांसफ़र कर सकता है, डिफेक्टिव होगा या ठीक होगा ट्रांसफ़र जो टाइटल है। तो सबसे पहले जो ऑनर है, ऑनर का जो टाइटल है वो सही तसव्वुर होगा, वो इंटाइटल है कि वो आगे टाइटल को ट्रांसफ़र कर सके। तो ऑनर जो रियल ऑनर है वो टाइटल को आगे ट्रांसफ़र कर सकता है, या ऑथराइज्ड हिज ऑथराइज्ड एजेंट, या ऑनर का ऑथराइज्ड एजेंट या ऑनर खुद
आगे वो टाइटल को ट्रांसफ़र कर सकता है। अनऑथराइज एजेंट है वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ एक बात ये आ जाती है कि वो जो प्रिंसिपल एंड एजेंट, जो प्रिंसिपल है वो ऑनर है, जो उसका एजेंट है या तो वो ऑथराइज है या अनऑथराइज्ड है। बाज़ औक़ात अनऑथराइज एजेंट भी एक काम कर लेते हैं जो कि एजेंट जो प्रिंसिपल है वो बाद में उसको अप्रूव कर देते हैं। जैसा कि जो चैप्टर है एजेंसी वाला कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में, उसमें ये बात लिखी है, अगर अनऑथराइज एजेंट अनऑथराइज्डली कोई काम कर ले जो कि प्रिंसिपल ने उसके ज़िम्मे नहीं लगाया था, बाद में प्रिंसिपल उसको अप्रूव कर ले, ऑथेंटिकेट कर दे, ऑथराइज कर दे, तो वो काम सही तस्वुर होगा। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन जनरली अनऑथराइज एजेंट जो है वो टाइटल को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। इसके बाद दूसरी बात यह है, ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल के अंदर अगर एक से ज़्यादा ऑनर्स हैं, को ऑनर्स हैं, जिस तरह के एक प्रॉपर्टी है उसके 5 ऑनर्स हैं, को ऑनर्स हैं, तो 4 को ऑनर्स मिलकर जो है वो ऑथराइज़ करें एक को ऑनर को, और फिर वो एक को ऑनर जो है वो ऑन बिहाफ ऑफ अदर को ऑनर जो है वो टाइटल को ट्रांसफ़र कर दे। तो ये भी ट्रांसफ़र जो टाइटल है वो ठीक तस्वुर होगा और डिफेक्टिव नहीं होगा। इसके बाद जो सेलर है, सेलर ने जो प्रॉपर्टी ख़रीदी हुई है पहले किसी से, वो जो प्रॉपर्टी उसने ख़रीदी थी, जिस कॉन्ट्रैक्ट के तहत वो ख़रीदी थी प्रॉपर्टी, वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिफेक्टिव था। वो उसने, जैसा कि वो सेक्शंस 1998 19A कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का अगर फ्रॉड हो, कोर्जन हो, तो फिर वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल हो जाता है। तो अगर वो जो सेलर है उसने वो जो प्रॉपर्टी ख़रीदी थी वो अंडर कोर्जन किसी से जबरन वो ख़रीदी थी और वो वॉइडेबल था कॉन्ट्रैक्ट, तो दूसरी पार्टी चाहती उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करवा सकती थी, लेकिन उसने नहीं करवाया। तो अब वो जो सेलर है वो आगे बायर को वो बेच रहा है ऐसी प्रॉपर्टी कि जिसका जो प्रीवियस जो कॉन्ट्रैक्ट था वो डिफेक्टिव था। आप कह लें कि वो वॉइड हो सकता था, वॉइडेबल था। तो अब वो जो सेलर है वो बायर को वो चीज़ बेच रहा है, प्रॉपर्टी गुड्स को बेच रहा है, लेकिन बायर को उसका इल्म नहीं है। बायर जो है वो गुड फेथ के अंदर वो प्रॉपर्टी ख़रीद रहा है, तो ये जो टाइटल है वो डिफेक्टिव तस्वुर नहीं होगा, बल्कि ये टाइटल की ट्रांसफ़र सही तस्वुर होगी। इसके बाद एक जो सेलर है उसने एक कॉन्ट्रैक्ट किया, बाद में सब्सिक्वेंटली दूसरा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। सेलर ने सेल की अपनी प्रॉपर्टी, बाद में सब्सिक्वेंटली, अभी वो टाइटल ट्रांसफ़र नहीं हुआ, और बाद में सब्सिक्वेंटली दूसरा कॉन्ट्रैक्ट करके टाइटल उसने दूसरी पार्टी को ट्रांसफ़र कर दिया, बायर को। तो अब जो बायर है उसके इल्म में ये बात नहीं थी, तो जो बायर है वो गुड फेथ के अंदर टाइटल वो रिसीव कर रहा है, तो ये भी जो ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल है वो बिल्कुल सही तस्वुर होगा और डिफेक्टिव नहीं कहलाएगा। तो ये एनिमस और कार्पस से मुतल्लिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर, ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स एंड ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल के अंदर ये मज़कूर है। इसके बाद जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अंदर एक कॉन्सेप्ट है सेल और एक है एग्रीमेंट टू सेल। सेल जो है वॉलंटरी ट्रांसफ़र ऑफ मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी इन एक्सचेंज ऑफ प्राइस पेड, प्रॉमिस्ड और पार्ट पेड एंड पार्ट प्रॉमिस्ड। जबकि ये जो सेल एग्रीमेंट होता है उसमें जो सेलर होता है वो ऑलरेडी जब कॉन्ट्रैक्ट होता है उस वक़्त वो अक्वायर्ड होता है, जो गुड्स हैं या प्रॉपर्टी है उसने अक्वायर कर ली होती हैं, और जो वो गुड्स हैं, प्रॉपर्टी है, वो जनरली आम तौर पर वो मैन्युफैक्चर्ड हो चुकी होती हैं, प्रोड्यूस हो चुकी होती हैं। तो अब वो कॉन्ट्रैक्ट जब वो साइन होता है उस वक़्त वो उसकी डिलीवरी उस वक़्त जो है वो सेलर बायर को करता है। जबकि एग्रीमेंट टू सेल के अंदर वो फ्यूचर डेट का एक एग्रीमेंट, फ्यूचर डेट के अंदर सेल पोस्टपोन कर दी जाती है। तो उसमें वो कंडीशनल सेल भी आप उसको कह सकते हैं कि एग्रीमेंट टू सेल के अंदर अभी वो जो गुड्स हैं वो प्रोड्यूस नहीं हुई होती, मैन्युफैक्चर्ड नहीं हुई होती, और सेलर ने अक्वायर्ड नहीं की होती। तो अब वो एक वादा करता है कि मैं फ्यूचर डेट में, उसमें तो कंडीशनल भी हो सकता है। कंडीशनल इस तरह हो सकता है कि एक कंडीशन लगा दे कि अगर मैं इंग्लैंड चला गया तो फिर ये प्रॉपर्टी मैं आपको बेच दूंगा। तो जब वो इंग्लैंड चला जाएगा तो वो प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली जो उसको ट्रांसफ़र हो जाएगी,
वो जो एग्रीमेंट टू सेल है वो सेल एग्रीमेंट के अंदर कन्वर्ट होगा, या फिर वो टाइम लिमिट लगा दे कि 1 साल के बाद मैं ये प्रॉपर्टी आपको बेचूंगा। तो अब वो जो 1 साल की लिमिट है वो जब वो एक्सपायर हो जाए 1 साल के बाद, वो एग्रीमेंट टू सेल जो है वो सेल एग्रीमेंट के अंदर कन्वर्ट होगा। तो ये 2 कंडीशन, या वो किसी वाक़े की, किसी चीज़ की अमल वक़ूफ़ पज़ीर होने की कंडीशन लगा दे, या वो टाइम लिमिट लगा दे। तो टाइम लिमिट वो वाक़या हो जाए या टाइम एक्सपायर हो जाए, तो फिर उसके बाद एग्रीमेंट टू सेल जो है वो सेल एग्रीमेंट के अंदर कन्वर्ट होगा। तो ये थोड़ा सा इसमें सेल और एग्रीमेंट टू सेल। फिर इसके बाद जो प्राइस है, गुड्स की जो प्राइस है वो या तो फिक्स्ड होगी, या पार्टीज़ एग्री करेंगी कि किस तरीके से हमने इसको फिक्स करना है, या कोर्स ऑफ बिजनेस के तहत उसकी फिक्सेशन होगी, या किसी तीसरी पार्टी को कहा जाएगा कि वो फिक्स करें प्राइस को। और अगर वो तीसरी पार्टी ने डिटरमाइन नहीं किया तो कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर डिलीवरी हो चुकी है गुड्स की, तो अब बायर जो है वो मार्केट प्राइस के हिसाब से वो गुड्स की जो है वो पेमेंट करेगा। इसके बाद वो जो गुड्स है अगर वो पेरिश्ड हो गई हैं, एग्रीमेंट टू सेल हुआ, सेल एग्रीमेंट से पहले गुड्स जो है वो अक्वायर हुई सेलर की जानिब से और वो पेरिश्ड हो गई, तो अब वो जो सेल एग्रीमेंट नहीं होगा वो वॉइड हो जाएगा। और अगर वो जो गुड्स जो पेरिश्ड हुई हैं जिस पार्टी की नेग्लिजेंस की वजह से हुई है, दूसरी पार्टी को नुकसान पहुंचा है, तो अब वो जो दूसरी पार्टी है वो डैमेजेस क्लेम कर सकती है जिस पार्टी की वजह से उस पार्टी को नुकसान पहुंचा है। इसके बाद इसमें एक चीज़ है स्टिपुलेशन कंडीशन, इंटरचेंजेबली लफ्ज़ यूज़ होते हैं, और एक और भी लफ्ज़ है इसमें वारंटी। तो स्टिपुलेशन या तो कंडीशन होगी या वारंटी होगी। कंडीशन कहते हैं जो एसेंशियल पार्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट का, अगर वो पूरा ना हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर असर पड़ेगा। जबकि वारंटी जो होती है वो एसेंशियल पार्ट नहीं होता बल्कि लिंक्ड होता है एसेंशियल पार्ट के साथ, अगर वो पूरा ना हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर उसका असर नहीं पड़ेगा। तो अगर वो जो कंडीशन है अगर वो फुलफिल ना हुई तो जो पार्टी है, जिस तरह सेलर ने कंडीशन पूरी करनी थी। कंडीशन 3 तरह की होती हैं, एक प्रेसिडेंट, एक सब्सिक्वेंट और एक कनकरेंट। प्रेसिडेंट जिसको पहले पूरा करना ज़रूरी हो, प्रेसिडेंट जिसको बाद में पूरा करना ज़रूरी हो, और कनकरेंट एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट सोलमनाइजेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जिसको पूरा करना ज़रूरी हो। तो अब अगर सेलर ने कंडीशन जो उसको पूरा करना लाजमी था सेलर के लिए, और सेलर ने वो कंडीशन पूरी नहीं की, तो अब वो जो बायर है वो चाहे तो रिपूडिएट मुस्तरद कर दे कॉन्ट्रैक्ट को। लेकिन अगर वारंटी थी, वारंटी को पूरा नहीं किया, तो अब वो जो सेलर ने वारंटी को पूरा नहीं किया, अब वो बायर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को तो रिपूडिएट मुस्तरद नहीं कर सकता, लेकिन वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है सेलर से। तो ये फ़र्क है वारंटी में और कंडीशन में। कंडीशन ब्रीच ऑफ कंडीशन लीड्स टूवर्ड्स रिपूडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एज ब्रीच ऑफ वारंटी लीड्स टूवर्ड्स डैमेजेस। अब वो जो वारंटी है वो कंडीशन बन सकती है अगर पार्टीज आपस में एग्री करें, जबकि जो कंडीशन है एसेंशियल पार्ट है कॉन्ट्रैक्ट का वो आम तौर पर वारंटी नहीं बन सकती। लेकिन ऐसा हो सकता है कि एक कंडीशन थी जो एक पार्टी ने फुलफ़िल करना था, जिसको दूसरी पार्टी ने जो पार्टी है जिसने फुलफ़िल करना था उसने फुलफ़िल नहीं किया, तो अब वो जो दूसरी पार्टी है उस कंडीशन को वारंटी में कन्वर्ट करके वो ये कहे, अपना राइट वेव करे, और वो ये कहे कि ये जो आपने कंडीशन पूरी करनी थी मैंने इसको एज अ वारंटी लिया है, अब मैं कॉन्ट्रैक्ट तो रिपूडिएट मुस्तरद नहीं करता, लेकिन आपके ख़िलाफ़ डैमेजेस क्लेम करता हूँ। तो वो पार्टी की सवाबदीद पर है अगर वो चाहे तो कंडीशन को कन्वर्ट कर ले वारंटी के अंदर। अब इसमें बाज़ इम्प्लाइड वारंटीज़ और कंडीशंस हैं जो कि जिसका ज़िक्र इसमें सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अंदर है। सबसे पहले इम्प्लाइड कंडीशन और वारंटी एज टू टाइम। इसमें यह लिखा हुआ है कि जो टाइम है वो एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है,
ये इम्प्लाइड मतलब एक तो एक्सप्रेस है जो पार्टीज़ ने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक्सप्रेसली कंटेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हैं उससे जाहिर होता है, और एक इम्प्लाइडली इस ये जो एक्ट है सेल ऑफ गुड्स एक्ट उसका इतलाक उस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट के ऊपर होगा। और फिर ये इम्प्लाइडली ये समझा जाएगा कि अगर तो पार्टीज़ ने ऐसा कुछ नहीं लिखा कि ये जो टाइम है वो एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं, तो एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टाइम को नहीं समझा जाएगा। दूसरा पॉइंट है कि इम्प्लाइडली ये समझा जाएगा कि जो सेलर है उसका टाइटल डिफेक्टिव नहीं है, इसी तरीके से बायर जो है उसकी जो एंटाइटलमेंट है बाय करने की वो भी डिफेक्टिव नहीं है। इसके बाद सेल बाय डिस्क्रिप्शन, इम्प्लाइड कंडीशन ये है कि जो डिस्क्रिप्शन बताई गई है बायर की जानिब से सेलर को, सेलर के ऊपर लाजिम है कि उसी डिस्क्रिप्शन की गुड जो है वो बायर को प्रोवाइड करे, ये इम्प्लाइड कंडीशन है। इसके बाद सेल बाय सैंपल, जो सैंपल बायर की जानिब से सेलर को दिया गया है उसी सैंपल के जैसी ही गुड्स जो है वो मुहैया की जानी चाहिए सेलर की जानिब से बायर को। नहीं की जाएंगी तो वो लीड्स टूवर्ड्स रिपुडिएशन, अगर वो कंडीशन है, अगर वारंटी है तो फिर लीड्स टूवर्ड्स डैमेजेस। और फिर ये दो पॉइंट्स हो गए, सैंपल है, डिस्क्रिप्शन है, एक टाइटल हो गया, टाइम हो गया, सैंपल है, डिस्क्रिप्शन है, और एक फिटनेस है। फिटनेस वाला ऐसा है कि जो बायर है उसने सेलर को बता दिया है कि मैं ये गुड्स जो है वो क्यों ख़रीद रहा हूँ, और उसने सेलर के स्किल्स के ऊपर भरोसा करते हुए उस पर छोड़ दिया है कि तुम अपनी तरफ से जो है वो गुड्स का तयन करो, और जिस मकसद के लिए मुझे गुड्स चाहिए वो मकसद पूरा होना चाहिए। तो अगर वो मकसद पूरा होगा तभी वो हाँ करेगा, अप्रूव करेगा उन गुड्स को। जाहिर है फिर वो जो एक ड्यूटी में से एक ड्यूटी ये भी है सेलर की कि वो टाइम दे, बायर को टाइम दे कि वो एग्जामिन कर सके गुड्स को, ताकि उसके पास टाइम हो कि वो एक्सेप्ट करे, अप्रूव करे या डिसअप्रूव करे। तो ये पॉइंट्स हैं, इम्प्लाइड कंडीशंस हैं या वारंटीज़ हैं। तो ये पार्टीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इनको कंडीशंस बनाए या वारंटीज़ बनाए। आमतौर पर वारंटी जो है वो पार्टीज़ की रजामंदी से कंडीशन बन सकती है, लेकिन जनरली कंडीशन वारंटी नहीं बनती। लेकिन अगर पार्टी चाहे तो कंडीशन को वारंटी में कन्वर्ट करके कॉन्ट्रैक्ट को रिपुडिएशन की जानिब ना लेकर जाए, बल्कि डैमेजेस क्लेम कर ले। इसके बाद आखिरी जो इसमें पॉइंट है वो राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ सेलर एंड बायर है। सबसे पहले जो सेलर है उसकी क्या ड्यूटीज़ हैं। सेलर की ड्यूटी सबसे पहले ये है कि अगर वो गुड्स के अंदर कोई डिफेक्ट्स हैं तो वो डिस्क्लोज़ करेगा, बायर को बताएगा कि ये इसमें ये गुड्स के अंदर डिफेक्ट्स हैं। उसके बाद वो रेडी होगा और विलिंग होगा कि वो डिलीवरी ऑफ गुड्स जब भी बायर उससे कहेगा, अगर तो टाइम लिमिट जो डेट मेंशन की गई है उस डेट से पहले अगर नहीं की गई तो फिर जैसे ही जब भी बायर उसको कहे तो उस वक़्त वो डिलीवरी ऑफ गुड्स सेलर जो है वो बायर को करेगा। फिर वो जो डिलीवरी ऑफ गुड्स करेगा, उसकी पोजीशन ट्रांसफ़र करेगा, वो उसी डिस्क्रिप्शन के मुताबिक होनी चाहिए जो कि डिस्क्रिप्शन या जो सैंपल है या फिटनेस है उस हिसाब से होना चाहिए जो कि पार्टीज़ ने एग्री किया है। और फिर ये फिटनेस के हिसाब से होना चाहिए। डिलीवरी करेगा जो ड्यूटी में से है, डिस्क्लोज़ करेगा अगर कोई डिफेक्ट है उसके अंदर। तो ये जो है वो सेलर की ड्यूटीज़ में से है कि वो डिलीवरी जब भी जो बायर है वो डिलीवरी के बारे में कहेगा तो वो डिलीवरी जो है वो सेलर जो है वो बायर को गुड्स की डिलीवरी करेगा। तो अब ये जो ड्यूटीज़ हैं सेलर की, यही राइट्स हैं बायर के। और इसी तरीके से जो बायर की ड्यूटीज़ हैं, बायर की ड्यूटीज़ क्या हैं कि बायर जो है वो बाय करेगा गुड्स को और उस इन एक्सचेंज ऑफ प्राइस जो कि एग्रीड अपॉन बिटवीन कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, जो एग्री हुआ है वो जो प्राइस है वो पे कर देगा। फिर जो पोजीशन रिसीव करेगा गुड्स की और उसके बदले में वो जो प्राइस आपस में एग्री हुआ है उसको वो पे कर देगा। और फिर अगर उसको टाइम दिया गया है एग्जामिनेशन का गुड्स की,
तो फिर वो जो टाइम लिमिट के अंदर अंदर इंटीमेट कर देगा सेलर को कि मैं इसको अप्रूव कर रहा हूँ गुड्स की डिलीवरी को या डिसअप्रूव कर रहा हूँ। तो ये बायर की ड्यूटीज़ में से है कि वो सेलर को बताए, सेलर के पैसे पे करे, जो को एग्री हुआ है गुड्स को रिसीव करे और सेलर के पैसे पे कर दे। तो ये सेलर और बायर की ड्यूटीज़ हैं। इसके बाद सेलर और बायर के जो है वो राइट्स भी हैं। राइट्स इसमें जो है वो जो सेलर है, सेलर के राइट्स के अंदर लिखा है अनपेड सेलर राइट्स। अनपेड मतलब कि अभी तक उसको पेमेंट नहीं हुई, उसने या तो गुड्स सारी की सारी डिलीवर कर दी हैं या ट्रांसफ़र कर दी हैं या आधी ट्रांसफ़र कर दी हैं, आधी डिलीवर कर दी हैं, आधी अभी बाकी हैं। तो उसके क्या क्या हुकूक हैं। सबसे पहला जो हक है कि वो लियन क्रिएट हो जाएगा उन गुड्स के ऊपर जो कि उसके कब्ज़े में है। और क्या हुआ है कि जो बायर है वो इंसॉल्वेंट दिवालिया हो गया, बायर दिवालिया हो गया है। जब ज़ाहिर दिवालिया हो गया तो अब वो पेमेंट तो कर नहीं सकता। अब पेमेंट नहीं कर सकता तो अब वो जो गुड्स हैं जो सेलर के कब्ज़े में हैं, जो कि बायर की गुड्स हैं, तो अब वो एज अ बेली, जिस तरह के वो पूरा एक चैप्टर है बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर, तो एज अ बेली जो है वो सेलर उन गुड्स को अपने पास रखेगा और वो अंडर एज अ बेली अपने पास रखेगा और लियन जो है वो क्रिएट हो जाएगा उन गुड्स के ऊपर सेलर का। तो अगर वो खुद से चाहे तो वेव कर सकता है अपने इस राइट को। तो अगर वो आधे गुड्स ऑलरेडी डिलीवर हो चुके हैं तो बाकी जो आधे गुड्स हैं उनके ऊपर वो लियन क्रिएट हो जाएगा और वो अपने पास एज अ बेली जो है वो उन गुड्स को रख सकता है। तो एक पॉइंट तो ये हो गया कि वो अगर जो डिलीवरी नहीं हुई तो वो लियन क्रिएट कर सकता है, उसके लियन क्रिएट हो जाएगा और अपने पास वो रख सकता है। दूसरा कि अगर वो इन ट्रांजिट है कि गुड्स जो है वो उसने कैरियर के हवाले कर दी हैं, ट्रांसपोर्टर के हवाले कर दी हैं और अभी वो ट्रांसपोर्टर जा रहा है डिलीवरी करने के लिए बायर को, इस दौरान उसे पता चला कि ये वो दिवालिया हो गया है, पेमेंट नहीं कर सकता, तो फिर वो स्टॉप कर देगा ट्रांजिट को, उसको नोटिस भेज देगा कैरियर को, ट्रांसपोर्टर को कि आप बायर को ना ये दें और जितना भी ख़र्चा वगैरह है वो सेलर बर्दाश्त करेगा। अच्छा, एक और चीज़ इसमें है कि जो इंश्योरेंस है गुड्स की वो भी सेलर के ज़िम्मे है, वो ऑन बिहाफ ऑफ बायर जो है वो गुड्स की इंश्योरेंस कराएगा, नहीं तो फिर सारा ख़र्चा उसी को उठाना पड़ेगा। अगर इंश्योरेंस करवा लेता है तो बेहतर है दोनों पार्टीज़ के लिए, इंश्योरेंस की पैसे मिलेंगे। लेकिन अगर नेग्लिजेंस की वजह से डिलीवरी से पहले पेरिश कर जाती हैं गुड्स, तो फिर वो जो बायर है वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है। इसके बाद विद होल्ड कर सकता है जो अनपेड सेलर है डिलीवरी को। सूट फॉर प्राइस, अगर उसने डिलीवरी कर दी है तो वो प्राइस के लिए सूट फाइल कर सकता है। सूट फॉर डैमेजेस, अगर वारंटी, जिस तरह के अभी स्टिपुलेशन की दो टाइप्स होती हैं, एक कंडीशन और एक वारंटी। स्टिपुलेशन इज जो अगर कंडीशन की ब्रीच हुई है तो फिर लीड्स टूवर्ड्स रिपुडिएशन, अगर जो वारंटी की ब्रीच हुई है तो फिर लीड्स टूवर्ड्स डैमेजेस, तो वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है अगर बायर ने कोई वारंटी पूरी नहीं की। तो ये राइट्स हैं सेलर के, अनपेड सेलर के। और इसके बाद आखिर में जो बायर है उसके क्या क्या राइट्स हैं, वो डिलीवरी के लिए सूट फाइल कर सकता है, उसने पेमेंट कर दी, उसको डिलीवरी नहीं हुई गुड्स की, तो फिर वो उसको सूट फाइल कर सकता है। इसी तरीके से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल कर सकता है कि जिस डिस्क्रिप्शन का उसने कहा था वो उस डिस्क्रिप्शन के गुड्स उसको मिले नहीं हैं, तो अगर तो उस 50% उस डिस्क्रिप्शन के मुताबिक मिले हैं तो वो 50% कबूल कर लेगा और बाकी 50% जो है वो रिजेक्ट कर देगा। इसी तरीके से अगर एग्रीड हुआ है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि जो जितनी क्वांटिटी उसको चाहिए थी गुड्स की उससे कम क्वांटिटी मिली है, तो अगर वो चाहे तो रिजेक्ट कर दे बायर, चाहे तो एक्सेप्ट कर ले और वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के मुताबिक उसको जितनी पेमेंट बनती है उतनी पेमेंट कर दे। अगर क्वांटिटी से ज़्यादा गुड्स उसको रिसीव हुए हैं तो डिलीवरी हुई है उसकी, तो बायर चाहे तो जितनी उसको रिक्वायर्ड है उतनी रिसीव कर ले, बाकी रिजेक्ट कर दे, उतनी की पेमेंट कर दे, और चाहे तो सारी रिसीव कर ले और सारी की पेमेंट कर दे। ये इसका राइट है। फिर इसके बाद
एक राइट इसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का है, फिर डिलीवरी का है, फिर इसका सूट फॉर ये डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है कि अगर वारंटी की वायलेशन हुई है सेलर की जानिब से तो ये डैमेजेस का सूट भी फाइल कर सकता है। फिर गुड्स जो है वो पेरिश्ड हो गई हैं सेलर की गफलत की वजह से, तो फिर कंपनसेशन भी क्लेम कर सकता है। तो ये राइट्स हैं बायर के। तो ये मैंने आपके सामने समरी बयान की है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 की। होपफुली आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। थैंक यू वेरी मच।